आई एम VK शुक्ला। आज हम आपको क्लास 12th में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बारे में और उसके कुछ प्रॉब्लम, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस हैं और आपको डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है तथा उनके प्रॉब्लमों को किस चीज़ को ध्यान में रख करके सॉल्व करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न उठता है कि एक्चुअली मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम इस तरह से कहते हैं कि यदि mn नंबरों का सेट्स हो, वो नंबर आपके रियल और इमेजिनरी हो सकते हैं। यदि इनको हम रेक्टेंगुलर एरे में इस तरह से अरेंज करें कि जिसमें m रो हो और n कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम m क्रॉस n यानी m/n मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका A है, ये पहला A11 एलिमेंट है पहले रो का और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। फिर ये A12 है आपका, A13 है, डैश डैश A1j और A1n, यानी आपके क्या हो गए कि यहाँ पर जैसे A21 सिमिलरली, A22, A23, फिर आपका A2j और A2n सिमिलरली, AM1, AM2, AM3, AMj एंड डैश डैश AMn, ये आपके रो कहलाते हैं और ये आपके वर्टिकल वाले कॉलम्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल को रो, वर्टिकल को कॉलम। तो इस तरह से ये जो है m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप जाइए तो पहला रो मैट्रिक्स। रो शब्द से ही आपको जानकारी होना है कि हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे कि हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। फिर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल का मीन हो गया कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट आपके जीरो रहेंगे, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट किया है कि 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ये आपके एलिमेंट्स डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं, मेन डायगोनल कहलाता है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डायगोनल 1 2 5, डेफिनेशन को इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है कि ये एलिमेंट्स आपके डिफरेंट, सेम एलिमेंट नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। फिर स्केलर मैट्रिक्स को आपको ध्यान देना है। स्केलर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन इसी साइड टाइप्स में है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं। अर्थात यदि हम इसको डेफिनेशन में दें तो Aij इज इक्वल टू 0 फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। यहाँ i आपको रो को दर्शाता है और j उस कॉलम के एलिमेंट को दर्शाता है। इसी के सेकेंड डेफिनेशन मतलब स्केलर मैट्रिक्स में Aij इज इक्वल टू k, जहां पर k आपका कांस्टेंट है जो जीरो नहीं रहेगा और इसमें i इज इक्वल टू j रहेगा। इसका मीनिंग हो गया कि डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो है आपके कांस्टेंट होंगे। दीज आर नॉट इक्वल टू 0 एंड अदर एलिमेंट विल बी 0 इज नोन एज द डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। फिर आपका हो गया आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में आपका क्या है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 होंगे, बाकी अदर एलिमेंट आपके 0 होंगे। जैसे यहाँ पर I2 यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के भी बेस में जाना जाता है। जैसे हम बताएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ आपने देखा 1 1 0 0, ये I3 है तो 1 1 1 बाकी 0 0 हो गया। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यदि यहाँ पर m इज इक्वल टू n हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का कब होता है, यानी कब पॉसिबल होता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब वो सेम ऑर्डर के हों। यदि वो सेम ऑर्डर के नहीं है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशन में ऐड कर देंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इट मींस इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। सो वी आर गोइंग how we can multiplications of two matrix
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस हिसाब से करते हैं, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब उनके माने पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो। अर्थात यदि मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको देखें तो सपोज किया आपके पास एक मैट्रिक्स है Aij इक्वल टू m क्रॉस n ऑर्डर का है, और दूसरा यदि आपके पास मैट्रिक्स है Bij इक्वल टू n क्रॉस p ऑर्डर का है, तो ये तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम जो है दूसरे वाले के रो के इक्वल। यदि ये दोनों सेम नहीं है तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे केस में जो इसका रिजल्ट बनेगा, यदि ए बी जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर बनेगा m क्रॉस p ऑर्डर का बनेगा। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक माने इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, एंड हेंस प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब बोथ साइड्स ये डिफाइन हो। अर्थात यदि आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं तो ए बी इन ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है यदि दोनों तरफ आपके जो है क्या हो, डिफाइन हो। इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है। तो ट्रांसपोज शब्द में आप क्या जानते हैं कि जिसको 8 पावर t और 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में यदि हम चेंज कर देते हैं तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर जैसे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करें तो यदि आपके पास मैट्रिक्स Aij जो m क्रॉस n का दिया गया है, इसका ट्रांसपोज कैसा होगा, Aj और n क्रॉस m हो जाएगा। इसकी यदि प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ है तो जैसे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका A बन जाएगा, यानी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड में यदि आपका दो सम का ट्रांसपोज जो होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। नेक्स्ट में आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज माने ए टी का फिर से ट्रांसपोज जो होता है आपका ये कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सिमिलरली यदि आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी ट्रांसपोज, देन यू कैन से इट है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है ये हम सीख रहे हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका हो गया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो एक T है वो आपका क्या है, ट्रांसपोज है, यानी रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करना। अब आप डिटरमिनेंट्स के बारे में सीखेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या है। तो यदि किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज अ डिटरमिनेंट। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन से कवर रहता है आपका कैपिटल A इक्वल टू A11 A12 A13 A1J डैश डैश और आपका A1N, ये आपका पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, और ये आपका nth रो हो गया। सिमिलरली पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये आपका nth कॉलम हो गया। तो इसका जो ऑर्डर हो गया n क्रॉस n का हो गया। अब आप सिमिलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यानी आपका सिमिलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो सिमिलर मैट्रिक्स कहलाता है। नॉन सिमिलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि यदि आपका जो है किसी का डिटरमिनेंट वैल्यू, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन यू कैन से दैट इट इज अ नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। अब इसके पहले आप जानेंगे कि माइनर क्या है और आपका कोफैक्टर्स क्या है। तो माइनर्स के बारे में जैसे आपने देखा कि यदि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij n क्रॉस n, तो माइनर जो होता है इसका Mij से डिनोट किया जाता है, और Aij in A is the determinant of the square sub matrix of order n-1। इट मीन्स यदि ये n क्रॉस n ऑर्डर का है तो किसी एलिमेंट का जो सब मैट्रिक्स होता है, सब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो आपका माइनर कहलाता है, और उसका ऑर्डर उससे जो है एक कम होता है। एग्जाम्पल के तहत जैसे आप देखिए ये 2 क्रॉस 2 का जो आपका मैट्रिक्स है, तो इसका जो आपका हो गया एग्जाम्पल तौर पर हमने जो है इसमें डिजिट ले लिया है, तो M11
यानी आपका पहला जो है माइनर क्या है, तो M11 ये कहलाता है इसके रो और इसके कॉलम को आप हाइड कर दीजिए तो A22 का एलिमेंट्स हो गया। तो ये जैसे आपका सिंगल ऑर्डर में हो गया 7। सिमिलरली जैसे इसके एग्जाम्पल्स वगैरह में आपने ले लिया कि ये A12, यदि हम इसको ले लें तो ये हमने किया, ये किया, A21 का एलिमेंट्स हो गया, A21 का एलिमेंट्स यहाँ पर 2 है। ठीक सिमिलरली यू कैन आल्सो स्टडी इन 3x3 ऑर्डर में। तो 3x3 ऑर्डर में ये M11 है, M12 है, M13 है, M21 है, M22 है, M का मतलब हो गया माइनर और 23 का मतलब हो गया कि दूसरे कॉलम के तीसरे एलिमेंट का M23 में। तो यहाँ पर हमने M11 का जैसे हमने देखा कि इसका माइनर क्या होता है, तो हमने इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो 50 और 71 ये आपका M11 है। इसके जस्ट बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोफैक्टर्स। क्या कोफैक्टर? अब हम कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि Cij इक्वल टू -1 होल पावर i प्लस j Mij। यह Mij आपका वही माइनर है और कोफैक्टर Cij से है, इसको Aij से भी कुछ डिनोट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये बहुत कंपलसरी है इन प्रॉपर्टी को जानना। यदि डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हैं तो ये मेन पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी के बारे में जैसे क्या है, आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो उसके उसी रो के एलिमेंट के साथ यदि उसके कोफैक्टर का मल्टीपल करें और उनका सम, यानी आपका 3x3 ऑर्डर का यदि आपका डिटरमिनेंट है तो सी हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, यानी वही एलिमेंट का उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का सम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यदि ये इस ऑर्डर में नहीं है, इट मींस दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी A11 A21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। इनके माध्यम से हम यह आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी एलिमेंट के मल्टीपल किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ करके और उनका सम किया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगली प्रॉपर्टी है आपका कि डिटरमिनेंट का वैल्यू उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर डिपेंड नहीं करता, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों का वैल्यू सेम होता है। अगली प्रॉपर्टी आपकी है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो अथवा कॉलम को यदि आप चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का केवल साइन चेंज हो जाता है। इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर जो है 2 से ज्यादा या 2 के इक्वल रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट, जैसे हमने इसको एग्जाम्पल के तहत दे दिया कि यदि हम 2 रो और 2 कॉलम को चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट का केवल साइन चेंज हो जाता है, ये आपका न्यू डिटरमिनेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि कोई 2 रो अथवा कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मीनिंग हो गया सेम हो या उसके सिंपल मल्टीपल में हो, तो ऐसे में क्या होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है, सेम हो या आइडेंटिकल हो। फिर नेक्स्ट में जैसे आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी होता है कि यदि हमारे पास जो है किसी एलिमेंट के साथ किसी डिटरमिनेंट के सभी माने रो, किसी एक रो अथवा एक कॉलम के एलिमेंट के साथ किसी एक नॉन कांस्टेंट का मल्टीपल कर दिया जाए तो न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है k इंटू डेल के इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट आपका जैसे हो गया इसी के बेस में वी कैन से इट है k इंटू a ऑफ डिटरमिनेंट। यदि आपका ऑर्डर इसका n है तो इसका इस रिप्रेजेंट मैथमेटिकल फार्मूले के आधार पर हम करेंगे कि k का पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया कि मैट्रिक्स का यानी आपके डिटरमिनेंट के स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर यानी आपकी सातवीं प्रॉपर्टी जो हम एग्जाम्पल के बेस में समझाने जा रहे हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई रो और कॉलम में कोई एलिमेंट 2 या 2 कॉन्स्टिट्यूट के फॉर्म में लिखे हो यानी 2 एलिमेंट के फॉर्म में लिखे हो तो उसी ऑर्डर के रूप में आप इस तरह से इन डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं। जैसे डिटरमिनेंट को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 यानी पहले वाले एलिमेंट को हमने लिया, बाकी में सेम लिया और ये प्लस है हमने लिया और दूसरे एलिमेंट को हमने लिया, तो ये आपकी हो गई सातवीं प्रॉपर्टी। आठवीं प्रॉपर्टी जो मेन है सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं आपके डिटरमिनेंट में, इसको हम जैसे एग्जाम्पल के बेस में आपको समझा रहे हैं कि सपोज किया आपने डेल यानी डिटरमिनेंट आपका है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, 3 ऑर्डर का हमने लिया। आप फोर्थ ऑर्डर में या नेक्स्ट में भी जैसे आप कर सकते हैं। तो यदि हमने क्या किया कि इसके सेकंड कॉलम में
किसी एक कांस्टेंट का हमने मल्टीपल करके और पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमने ऐड कर दिया। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके डिटरमिनेंट में वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती। कंडीशन ये होना चाहिए कि k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं होना चाहिए। फिर से आप इसको समझ लें। आप जैसा हमने इसमें कॉलम में किया ऐसा आप रो में भी कर सकते हैं। हमने सेकेंड कॉलम के साथ किया, आप थर्ड के साथ भी कर सकते हैं और रो में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। किसी एक नॉन कांस्टेंट नंबर का मल्टीपल करके किसी दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इस डिटरमिनेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल नॉट बी चेंज, नहीं चेंज होगी। फिर नेक्स्ट को हम इसी को आपके एग्जाम्पल के बेस में समझा दे रहे हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। फिर नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है कि यदि दो डिटरमिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू होता है उन दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के वैल्यू के इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट आपका यदि डायगोनल आपका डिटरमिनेंट है, आपका इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो a11 a12 a13 डैश डैश an के इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम आपका 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। You are going to prove that it is equal to ABC in bracket 1 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 आपका बांग्ला 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c। आपको प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है इसके इक्वल है। तो आप RHS को सबसे पहले देखेंगे और प्रॉपर्टी को अपने दिमाग पर रखेंगे। तो RHS को देखते हुए और प्रॉपर्टी को हम दिमाग में रखते हुए हमने पहले LHS लिखा और ये ABC ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया कि पहले वाले रो में हमने A कॉमन लिया, फिर दूसरे वाले रो में हमने B कॉमन लिया और तीसरे वाले रो में हमने C कॉमन लिया। ऐसा हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कि कॉलम के साथ भी कि पहले वाले कॉलम में A कॉमन ले लेते, दूसरे वाले कॉलम में B कॉमन ले लेते, तीसरे वाले कॉलम में C ले लेते। तो हमने रो को ध्यान में रखते हुए जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर जब हम A कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 by a plus 1 1 by a 1 by a। सिमिलरली ये आपका 1 by b 1 by b plus 1 1 by b and 1 by c 1 by c 1 by c plus 1। इसको हमने लिख दिया कि टेकिंग कॉमन a from r1 b from r2 and c from r3। and in your next step ABC as here same we are going to apply your property at c2 tends to c2 minus c1। इसका मीनिंग ये हो गया कि दूसरे वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये 3 क्रॉस 3 यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए दो प्रॉपर्टी आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने दो एक साथ अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया कि यही प्रोसेस हमने तीसरे वाले कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने माइनस किया है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि इसको इसके साथ माइनस करेंगे, इसी को इसके साथ माइनस करेंगे, इसको इसके साथ माइनस करेंगे, इसी को इसके साथ माइनस करेंगे, इसको इसके साथ माइनस करेंगे और इसी को इसके साथ भी माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद आपको ये एलिमेंट मिला 1 by a plus 1 minus 1 minus 1 1 by b 1 0 1 by c 0 और 1। ऐसा मिलने के बाद अब आपका ये सिंपल में हो गया। हमने क्या किया, अब इसको एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू r1 वी गेट, यानी r1 के रिस्पेक्ट में जब हम इसको एक्सपांडिंग कर रहे हैं तो हमने पहले वाले एलिमेंट को लिया और इसको हाइड करेंगे तो ये आपका क्या मिल गया माइनर, ये जो आपका मिला। सिमिलरली ये जैसे आपका होता है कि जब हम कोफैक्टर से इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो -1 का पावर 1 plus 2 it means it will be negative, already negative present here, so sign will be change। किसका किसका साइन चेंज होगा, जैसे ये ऑर्डर आपका ये है A12, ये आपका A21 है, ये आपका A23 है, ये आपका हो गया A32 और ये आपका हो गया A31, यानी आपका A32 ये है, A33 है। तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनके साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो जब चेंज हो जाएंगे तो हमने यहाँ पर माइनस था, ऑलरेडी आपका प्लस हो गया, इसको आपने हाइड किया
और इसको हाइड किया तो जो एलिमेंट आपका बचा वो आपने यहाँ लिखा। सिमिलरली -1 आपका ये है, इसको आपने बंद किया, इसको बंद किया तो 1/b 1, 1/c और 0 ये आपको मिला। अब इसका इसके साथ मल्टीपल -0, इसका इसके साथ मल्टीपल -0, इसका इसके साथ मल्टीपल -0। तो आफ्टर ओपन द ब्रैकेट यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इट इज RHS फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, without expanding using the properties of determinant, prove that. It means you are going to prove b plus c, c plus a plus b, ये आपके कॉलम के एलिमेंट्स q plus r plus b, p plus q और आपका y plus z, z plus x, x plus y is equal to 2 and determinant of a b c, p q r और x y z। ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपको या तो ऐसा देखना है या तो ऐसा देखना है। तो ऐसा ऐड करने में हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। यदि हम कॉलम वाइज इसको ऐड कर दें तो हमको फर्स्ट वाले में बेनिफिट मिल रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिपीटेड एज। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी टेकिंग LHS, क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहले वाले रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ दूसरे वाले रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमने पाया कि ट्वाइस a प्लस b प्लस c, यानी इन दोनों के इसके साथ ऐड किया, इन दोनों के इसके साथ ऐड किया, इन दोनों के इसके साथ ऐड किया तो आपको मिला 2p प्लस q प्लस r एंड 2 इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, और ये दोनों जो के तो आपके हैं आपके R2 और R3 के एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपने क्या किया कि इसमें 2 आपने कॉमन लिया फर्स्ट वाले रो के साथ, जो हमने यहाँ पर लिखा कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट 2 हमने कॉमन लेकर के फिर जो का त्यो हमने इसमें लिख दिया। ये आपका सेकंड नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर आफ्टर दिस हमने क्या किया कि यूजिंग R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, यानी हमने क्या किया वही आठवीं प्रॉपर्टी कि सेकंड वाले रो में फर्स्ट वाले रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस किया, और यही चीज हमने जो है तीसरे वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ पहले वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट किया। दो प्रॉपर्टी हम एक साथ यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट है। तो आपने क्या पाया कि जब इसको इसके साथ आपने माइनस किया तो c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बचेगा। क्यों r प्लस b के साथ जैसे आपने इसको माइनस करेंगे तो आपको माइनस q मिल जाएगा। सिमिलरली z प्लस x के साथ जब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस y। यही प्रोसेस करते हुए आपने पाया कि a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z एज वेल एज we are given in your previous steps, and after subtracting these we get minus b minus q minus y minus c minus r minus z। ये प्रॉपर्टी हमने लिखा कि ये हमने इस पर यूज करके पाया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड करके इसके साथ हमने जो है प्लस कर दिया है। इट मींस वी कैन राइट इट एज R1 टेंड्स टू R1 प्लस इन ब्रैकेट R2 प्लस R3। तो आफ्टर दिस वी गेट हियर APX माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z। अब आप देख रहे हैं कि यदि इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो आपका -1 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 एज वेल एज APX BQY CRZ सिंस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो इट इज योर RHS 1 1 1 BC CA AB A in bracket B plus C, B in bracket C plus A and C in bracket A plus B is equal to 0। ये भी क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे जब 1 1 हो तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर एक तरह से आइडेंटिकल होने के लिए इसमें हम देख रहे हैं कि AB ब्रैकेट ओपन के बाद और AC प्लस इसमें BC की कमी है तो हमने पहले जो है LHS लिया और इसका ब्रैकेट ओपन के बाद हमने ये लिखा। अब हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यूजिंग करते हुए C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2 आपने क्या किया, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सेकंड वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने के बाद, यानी इट मींस यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2 वी गेट AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। यानी इसके साथ आपने ऐड किया, इसके साथ ये ऐड किया, इसके साथ ये ऐड किया। अब इसके लिए आप कॉमन ले लेते हैं तो आफ्टर टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 वी गेट 1 1 1 BC CA AB and after taking common here also 1 1 1 ये हमने कॉमन लेने के बाद लिख दिया। अब इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी आप ध्यान कीजिए, यदि आपके किसी भी डिटरमिनेंट के कोई दो रो अथवा कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं
तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। यहां पर आपने देखा कि C1 और C3 आपके सेम है, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, हेंस 0 मल्टीपल दीज एंड वी गेट 0 इज योर RHS. Next problem, here we are going to prove determinant. It means a minus b minus c, 2b 2c 2a b minus c minus a and 2c 2a 2b c minus a minus b is equal to a plus b plus c whole cube. अब ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान देते हुए आपको देखना है, या तो ऐसे ऐड करें या तो आप ऐसे ऐड करें सबसे पहले। तो हमने देखा कि ऐसे ऐड करने के बाद हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा अकॉर्डिंग टू RHS। सो हमने क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टी R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि हम रो वाइज ऐड कर देते हैं तो आपको फर्स्ट वाले रो के सेम एलिमेंट मिल जाते हैं जो इसके अकॉर्डिंग है। तो हमने क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टी R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2b प्लस 2c और प्लस a माइनस b प्लस c, यानी इस एलिमेंट के साथ इसको ऐड किया, इस एलिमेंट के साथ इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, इस एलिमेंट के साथ इन दोनों को ऐड किया, तो हमने पाया a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c एंड एज वेल एज सेम योर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड रो. Next, taking common a plus b plus c in your R1, we get a plus b plus c 1 1 1 and as well as the same element as given in your second row and third row. Using property C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C1. It means आपके सेकंड कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हमने माइनस किया और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब हमने माइनस किया तो हमको मिला a plus b plus c and in determinant 1 0 0 2b a plus b plus c in bracket माइनस हमने कॉमन ले लिया 0 2c 0 एंड a plus b plus c, इसमें भी हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट आपके 0 मिल गए तो R1 के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपांडिंग कर दिया। आफ्टर एक्सपांडिंग अलोंग टू R1 वी गेट 1 और इसको हमने ऐड किया तो इसके साथ मल्टीपल, इट मींस a plus b plus c होल स्क्वायर एंड आफ्टर मल्टीप्लाई दीज we get a plus b plus c whole cube. It is RHS. Similarly, you can solve other problem using your properties.